जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पॉलिटी की क्लास में जो रेगुलर चीज़ों को लेकर चल रहे हैं उसमें हम राष्ट्रपति की शक्तियों पर डिस्कशन कर रहे थे। और पिछली क्लास में जो भी हमने डिस्कशन किया उसका जो अगली क्लास है वो हमारी ये है कि हम राष्ट्रपति के जो अध्यादेश शक्ति है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। बाकी जो क्षमादान है या जो चुनाव निर्वाचन प्रक्रिया है या कार्यपालिका शक्तियाँ हैं या विधायी शक्तियाँ हैं वो सारी शक्तियों पर हमने डिस्कस कर लिया है, बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। इसके साथ साथ हमने राष्ट्रपति के चैप्टर के साथ आपातकाल का चैप्टर भी यहाँ पर हमने खत्म कर दिया है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है और वहाँ पर जाकर आप पिछली क्लासों को सारी जो भी पिछली क्लासें हैं पूरी उसको आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत भी कर सकते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें हमारे चैनल को। और हम बात करेंगे आज हम अध्यादेश पर, अध्यादेश की जो शक्ति है राष्ट्रपति की उस पर। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके साथ ही अगर किसी का भी कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। अभी अभिषेक का एक डाउट याद आया मुझे कि जो 68th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1991 का, उसके द्वारा पंजाब में 5 साल के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो वो पंजाब के लिए अमेंडमेंट किया गया था एक तरीके से। आगे अगर किसी स्टेट में ऐसी सिचुएशन बनती है तो हम वहाँ पर उसके लिए संशोधन करेंगे। लेकिन ये ज़्यादातर कोशिश की जाती है और ऐसे कई मामले सामने आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट का भी लगातार इसमें हस्तक्षेप रहा है। SR बोम्मई केस के बाद जो 1994 में हुआ उसके बाद से राष्ट्रपति शासन पर एक तरीके से प्रतिबंध लगा है और उसका दुरुपयोग होने से बार बार उसे बचाया जाता है। तो ऐसी स्थिति जो है आगे भविष्य में बनेगी ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि वो एक तरीके की जो स्थिति बनी होगी एक तरीके से जो एक कहा जाए कि म्यूचुअल सरकार या एक अच्छी सरकार ना बन पाने के कारण ही ऐसी स्थितियाँ बनी थी उस समय। लेकिन भविष्य में ऐसा जो है मुश्किल ही होगा। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, अब और भी कई सारे क्वेश्चंस थे, मैं उन्हें पढ़ नहीं पाया हूँ। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस हैं बहुत से कैंडिडेट के। तो मैं यही कहूँगा कि आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो क्या होगा कि चैनल को 1000 सब्सक्रिप्शन मिलेंगे और 1000 सब्सक्रिप्शन मिलने के बाद मैं लाइव आ सकूँगा। ये यूट्यूब की पॉलिसी है कि 1000 सब्सक्रिप्शन आपके चैनल पर मिनिमम होने चाहिए, इसी के बाद ही आप लाइव आ सकते हैं। तो लाइव आते तो हम सीधा अच्छे से डिस्कशन कर पाएंगे। तो जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। तो आप शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए ताकि मैं लाइव आ सकूँ और आप अच्छे अपने क्वेश्चंस का आंसर यहीं से तुरंत हाथों हाथ पा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्यादेश, तो राष्ट्रपति के जो अध्यादेश शक्ति है दोस्तों, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। और अध्यादेश जो शक्ति है इस पर अगर हम बात करें तो ये संविधान के अनुच्छेद 123 में है। अनुच्छेद 123 में 1 2 3 करके आप आराम से ध्यान रख सकते हैं। 1 2 3 में है अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है। और एक तरीके से कहा जाए तो ये जो शक्ति है राष्ट्रपति की सबसे महत्वपूर्ण या कहा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्तियों में से एक है। महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है, महत्वपूर्ण विधायी शक्तियों में से एक है किसकी? राष्ट्रपति की। यानी कि राष्ट्रपति को एक कानून बनाने का अधिकार इसमें मिल जाता है। किसमें? जो अध्यादेश है। अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश जो 123 में जारी किया जाता है और ये तब जारी होता है जब संसद का 17वां हो। कब हो? कब जारी किया जाता है? संसद के 17वां। संसद का जो 17वां, संसद के 17वां का मतलब क्या है? 17वां का मतलब क्या है कि जब संसद सत्र में ना हो, सत्र में ना हो, सीधा सा कंसेप्ट है। ठीक है, सत्र में ना हो। हम जानते हैं कि भारत में जो पार्लियामेंट है या इंडियन पार्लियामेंट में कितने सेशन होते हैं? टोटल 3 सेशन होते हैं, 3 सत्र होते हैं। एक जिसे बजट सत्र कहा जाता है, एक मानसून सत्र होता है जो अब आने वाला है, और इसके बाद हम देखते हैं कि जो शीतकालीन सत्र होता है। तो ये जो सेशन है 3 तरीके के सेशन है और इनमें से कोई भी एक सेशन अगर नहीं है, ठीक है, सेशन नहीं चल रहा है, इनमें कोई बैठक नहीं चल रही है और उस समय हमें किसी बहुत ही ज़रूरी कानून की ज़रूरत है, बहुत ही महत्वपूर्ण लॉ की ज़रूरत है, तब क्या होगा? तब संसद का 17वां है, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके उस कानून को बना देते हैं। अध्यादेश जारी करके उस कानून को अध्यादेश ठीक वैसे ही काम करता है जैसे संसद द्वारा बनाया गया कानून है, ठीक वैसे ही काम करता है। लेकिन ये कैसा होता है? ये अल्पकालीन होता है। कैसा होता है? अल्पकालीन होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति के जब मन में आएगा तब वो अध्यादेश बना देगा। इस पर भी एक रेस्ट्रिक्शन ये है कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और उनके नेतृत्व वाली जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिमंडल है, उसके अनुशंसा पर
या उसके कहने पर, उसकी सलाह पर, परामर्श पर ये अध्यादेश जारी करेगा। ठीक है, अध्यादेश को जारी करेगा, या वापसी भी लेना होगा तो वापसी भी वो अपने आप से नहीं ले सकते हैं, वापस भी अध्यादेश को लेना है तो पीएम और उनके द्वारा, उनके जो मंत्रिमंडल है उनकी सलाह पर ही ये जारी किया जाता है। अध्यादेश जो है उसका जो प्रभाव है या जो शक्तियां हैं वो उसी प्रकार से प्रभावी होती है जिस प्रकार से संसद से पारित कोई एक्ट या अधिनियम। ठीक है, संसद से बना हुआ कोई भी जो कानून होगा वो उसी के समान ही लागू होगा। कौन? अध्यादेश। अध्यादेश भी जो है वैसे ही लागू होता है जिस तरीके से संसद के से बना हुआ कोई कानून होता है, कोई विधि जैसे लागू होता है, सेम वही उसका प्रभाव होगा, उसके पास भी वही शक्ति होगी, लेकिन ये अल्पकालीन होगी। और अध्यादेश राष्ट्रपति कब जारी करेंगे? जब सत्रावसान होगा, संसद सत्र में नहीं होगी, और उस समय प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल उन्हें अनुशंसा करे, उनको सलाह दे, एक सलाह जारी करे, एक सलाह दे कि वो अध्यादेश जारी करें, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेंगे। और वापसी लेने का भी जो सलाह है वो कौन देगा? पीएम और उनका मंत्रिमंडल उनको सलाह देगा, तभी जो है अध्यादेश को वापस भी ले सकते हैं। या फिर नहीं तो उसका जो अल्पकाल होता है, जो टाइम होता है, उसमें वो समाप्त हो जाता है। तो अल्पकाल कितना होता है इसका अगर हम देखें तो जो सत्रावसान के दौरान अध्यादेश जारी किया गया है तो इसका जो टाइम होता है मैक्सिमम 6 माह का होता है। कितना होता है? 6 माह का टाइम होता है, 6 महीने का समय होता है। किसका? संसद से जो सत्र पारित किया गया, संसद के सत्रावसान के दौरान जब अध्यादेश जारी किया जाता है तो उसकी जो समय अवधि होती है, यानी कि जो अध्यादेश है एक तरीके का टेम्परेरी कानून होता है, एक निश्चित समय के लिए होता है, उसके बाद वो है स्वतः ही डिसॉल्व हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। तो अगर उसे आगे ना बढ़ाया गया हो तो यहाँ पे जो 6 महीने के लिए होता है, इसका टाइम कितना होता है? 6 महीने के लिए होता है। अब यहाँ पे इसको जारी कब किया गया था? जब सत्रावसान था, यानी कि संसद जो है वो सत्र में नहीं थी। जब संसद सत्र में नहीं थी तब इसको जारी किया गया। तब क्या किया गया? इसको जारी किया गया। अब क्या हो कि 6 महीने के भीतर ही संसद सत्र में आ गई है, संसद की पुनः बैठक हो गई, संसद की क्या हो गई? पुनः बैठक हो गई। अब संसद की पुनः बैठक के 6 सप्ताह में, 6 सप्ताह या हफ्ते लिख सकते हैं, 6 हफ्ते के भीतर इसको जो है संसद के दोनों सदनों से, किससे? संसद के दोनों सदनों से। देखिए बिल्कुल रॉकेट चल रहा है इस समय, फटाफट जो है नोट करते रहिएगा, चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर बता रहा हूँ, एक स्टेप बता रहा हूँ, कोई चीज़ नहीं छूटेगी। तो आप बस साथ में चलते रहिए, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो 6 सप्ताह या 6 हफ्ते के भीतर संसद के दोनों सदनों से पारित होना चाहिए। पारित होने के बाद ये अधिनियम बन जाता है। क्या बन जाएगा? अधिनियम बन जाएगा। वैसे ही तो यानी कि अब ये परमानेंट बन जाएगा। परमानेंट बनने के लिए क्या होगा कि जो अध्यादेश है, अगर संसद की पुनः बैठक होती है और पुनः बैठक के भले ये 6 महीने पूरे ना हो, ये भी बात ध्यान में रखना है कि 6 महीने पूरे होने से पहले अगर संसद की पुनः बैठक होती है तो ये अध्यादेश मात्र अब 6 सप्ताह का रह जाएगा। कि अगर संसद ने अगर 6 सप्ताह के भीतर संसद के दोनों सदनों ने इसे पारित नहीं किया एक कानून के रूप में, तो ये खत्म हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, भले ही उसके 6 महीने पूरे ना हो। तो यानी कह सकते हैं जो इसकी अवधि है वो कितनी है? 6 महीने है। लेकिन संसद की पुनः बैठक के बाद इसको मंजूरी देने का जो टाइम है वो कितना है? 6 हफ्ते हैं। कितने हैं? 6 हफ्ते, यानी कह सकते हैं 1.5 महीना, लगभग 1.5 महीने का जो समय रहता है, उस 1.5 माह में जो है इसको पारित करना होता है। किसको पारित करना होता है? अध्यादेश को पारित करना होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, यहाँ पे क्लियरिटी हो जानी चाहिए, बिल्कुल सही और सटीक क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर अगर 6 सप्ताह के भीतर पारित नहीं होता है तो यह अध्यादेश क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई अध्यादेश अब जरूरत नहीं है कि अब वो है कानून आगे बने, लेकिन जिस कानून के जिस कारण या जिस परिस्थिति के लिए वो बनाया गया था वो परिस्थिति पूरी हो गई, उसके लिए काम चल गया। अब उस अध्यादेश में जो कानून था उस कानून को परमानेंट करने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या होगा कि एक समय के बाद वो खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके खत्म होने के बाद भी, है ना, उसके खत्म होने के बाद भी संसद में पारित नहीं हुआ, वो खत्म हो गया अध्यादेश, और उस अध्यादेश के द्वारा, उस कानून के द्वारा जो भी काम किया गया है,
क्या, जो भी काम किया गया है वो वैध माना जाएगा, उसको ख़त्म नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी कि अध्यादेश के द्वारा जो भी विधि बनी है उस विधि से जो भी काम किया गया है और फिर बाद में अध्यादेश खत्म हो जाए तो वो काम बिल्कुल वैसा ही रहेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसको बिल्कुल भी ख़त्म नहीं किया जाएगा, वो वैध बना रहेगा, लीगल रहेगा, इलीगल नहीं होगा। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अक्सर जो है क्वेश्चंस यहाँ से क्रिएट हो जाते हैं, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो अध्यादेश जारी करने का जो प्रयोग है, या कहा जाए अध्यादेश शक्ति का जो प्रयोग राष्ट्रपति करते हैं, तो उस पर कुछ सीमाएं भी आरोपित की गई हैं कि किन परिस्थितियों में करेंगे और किन परिस्थितियों में अगर वो करते हैं ऐसा तो वो अमान्य होगा। ठीक है, तो उस चीज़ पर ही बात कर लेते हैं कि अध्यादेश शक्ति का प्रयोग। देखिए यहाँ पर एक कंसेप्ट है आपके सामने रखा हुआ है और एक एक बात को मैंने अच्छे से समझा है। कोई पॉइंट अगर छूट जाता है, आप लोगों को नहीं समझ में आता है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, उसको मैं अगली क्लास में समझाऊंगा। ठीक है, अगली क्लास जो होगी हमारी उपराष्ट्रपति को लेकर होगी, जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे उनको लेकर होगी, उनकी शक्तियां, उनके जो काम है उसको लेकर होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है वो भी, क्योंकि उनके जो सभापति के रूप में काम करते हैं राज्यसभा के, लेकिन उसके साथ साथ राष्ट्रपति के रूप में काम। अगली क्लास मैं नहीं लूँगा उपराष्ट्रपति की, गलती से मैंने बोल दिया, लेकिन अगली क्लास जो लूँगा क्वेश्चन आंसर्स की लूँगा। ठीक है, हम जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे राष्ट्रपति को। मेरे दिमाग से निकल गया कि अगली क्लास हम उपराष्ट्रपति के बारे में लेंगे, नहीं, क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर उसके बाद जो अगली क्लास होगी वो राष्ट्रपति वाली होगी। तो जो राष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी उपराष्ट्रपति से या राष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे उस पर हम लोग बात करेंगे, और जो उपराष्ट्रपति वाला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर्स के बाद पढ़ेंगे। तो जल्दी जल्दी रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग। कल जो क्लास आपको मिलेगी वो क्लास आपको कैसी मिलेगी, क्वेश्चन आंसर्स वाली मिलेगी। तो मैं सभी से कहूँगा जो भी क्लास को देख रहे होंगे वो सभी के सभी क्या करें कि कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें, ताकि आपको ये पता चले कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आंसर दें, जरूर दें, ताकि आप अपनी वर्थ को जान सकें कि आप एग्जैक्टली कहाँ पर रहते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं कि इसमें जो अध्यादेश है, अध्यादेश के संबंध में या शक्ति के प्रयोग के संबंध में कुछ सीमाएं जो आरोपित की गई हैं, वो क्या सीमाएं आरोपित की गई हैं इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो मैं समझता हूं कि बच्चों आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और जो भी टर्म है मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि कमेंट बॉक्स में डालिएगा अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए ताकि 1000 सब्सक्रिप्शन हो और फिर उसके बाद मैं लाइव आ सकूं और आपका डाउट यहीं रियल टाइम में आपको बता सकूं, इतना लंबा इंतजार आपको ना करना पड़े। चलिए, आप कुछ सीख पा रहे हैं तो अच्छी बात है, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं जो अध्यादेश शक्ति है इसके प्रयोग के बारे में। तो राष्ट्रपति जी इसका प्रयोग करते हैं अनुच्छेद 123 में के द्वारा, लेकिन किसके सलाह पर, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सलाह पर। बिना उनकी सलाह के ये यूज़ नहीं कर सकते हैं, का कोई कानून नहीं बना सकते हैं। लेकिन प्रयोग करने की स्थिति में कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि सबसे पहली बात कि जो राष्ट्रपति अध्यादेश बनाएंगे वो कब बनाएंगे, जब संसद का सत्र ना चले। ठीक है, एक बात ये हो जाए ना हो। दूसरा, संसद का कोई एक सदन क्या हो, कोई एक सदन सत्र में ना हो। मान लो लोकसभा विघटित है तो वहां पर कानून नहीं बनेगा। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है। संसद का अगर सत्र ना हो तभी इस शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है कानून बनाने के लिए, या फिर संसद का कोई एक सदन सत्र में ना हो, यानी मान लो लोकसभा का विघटन हो गया है, ये समझ लेते हैं, क्योंकि राज्यसभा का विघटन तो नहीं होता है, कभी राज्यसभा भंग नहीं होती क्योंकि स्थायी सदन है। आगे हम संसद को पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझेंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पर हमने समझा कि अगर संसद का कोई एक सदन विघटित हो जाए या फिर भंग हो जाए या फिर कहा जाए कि वो सत्र में नहीं है, तब अगर किसी कानून की ज़रूरत पड़ती है तो राष्ट्रपति जी को सलाह दी जाएगी और वो इस शक्ति का प्रयोग करके एक कानून बनाएंगे। लेकिन यदि क्या हो कि चल रहा हो, क्या चल रहा हो, संसद का सत्र चल रहा हो, या कहा जा सकता है कि दोनों ही सदन चल रहे हों, लेकिन उसके बाद भी राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर दें, तब क्या होगा, तब यह अमान्य होगा, क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति सर्वे सर्वा थोड़े ही हैं कि वही कानून बना देंगे। जब ये क्यों दिया गया है, ये इस वजह से दिया गया है ताकि अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें हमें कानून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उस समय कानून बनाने वाली जो संस्था है, हमारी विधायिका है, संसद है, वो सत्र में नहीं है, तब उस स्थिति में तत्काल प्रभाव से अध्यादेश भी लाया जा सकता है। लेकिन
जब ये सत्र में है, सेशन में है, तो जब ये सेशन में है तो अध्यादेश को जारी करने की क्या जरूरत है? तो इस प्रकार का जो अध्यादेश जारी किया जाएगा वो कैसा होगा? वो अमान्य होगा। जब संसद चल रही हो, सत्र में हो और उस समय राष्ट्रपति कोई अध्यादेश जारी कर दे तो ये अध्यादेश क्या होगा? अमान्य होगा। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है। दूसरी जो कंडीशन हमें देखने को मिलती है वो कुछ इस तरह से देखने को मिलती है कि मौजूदा कोई ऐसी परिस्थिति है ना, जैसे जिन परिस्थितियों की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। इसमें हम कूपर केस को भी देखेंगे। कूपर केस को अक्सर पूछा जाता है कई चीज़ों में, कई बार एग्जाम में पूछा गया कूपर केस। तो मान लीजिए कि प्रयोग करना है, राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हो जाएं, राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाएं किस बात से? कि परिस्थितियां जो हैं कुछ विकट है ना, जो मौजूदा परिस्थिति हैं उसमें तत्काल कार्रवाई करके एक अध्यादेश जारी करना जरूरी है। ठीक है, राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाए किससे? कि वर्तमान जो परिस्थिति है, वर्तमान परिस्थिति की मांग है, क्या मांग है? कि एक अध्यादेश जारी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक अध्यादेश जारी होना चाहिए। चलिए मान लेते हैं। तो अच्छी बात है कि राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हो जाए, उन्हें मंत्रिमंडल ने सलाह दी कि हमें जो है अध्यादेश जारी करना है, ये परिस्थितियां बनी हुई हैं। राष्ट्रपति जी ने उस मामले को देखा और कहा कि अब वो संतुष्ट हो गए कि हाँ अब जो है सही बात है, इसकी ज़रूरत है। तो राष्ट्रपति जी ने अपनी संतुष्टि के आधार पर क्या किया? अध्यादेश जारी कर दिया। ये तो हो गई एक सामान्य बात। अब यहाँ पर कूपर केस होता है 1970 में। 1970 में 1970 में एक केस होता है जिसका नाम है कूपर केस। कौन सा केस होता है? कूपर केस 1970 में। इस केस में राष्ट्रपति की जो संतुष्टि है उस पर थोड़ा संदेह किया गया कि क्या राष्ट्रपति की जो संतुष्टि है उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है? क्या राष्ट्रपति अपने विकास के लिए, कहा जा सकता है अपने हितों को साधने के लिए कोई अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं? या फिर मंत्रिमंडल के दबाव में आकर अपने सरकार के हितों को साधने के लिए क्या वो अपनी संतुष्टि नहीं दे सकते हैं? तो दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो राष्ट्रपति की संतुष्टि है इस पर एक प्रश्न चिन्ह लगाया गया, और वो प्रश्न चिन्ह किस आधार पर लगाया गया? असद्भाव के आधार पर लगाया गया। सद्भाव, ये असद्भाव शब्द के आधार पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया कि जो राष्ट्रपति की संतुष्टि है वो असद्भावपूर्ण हो सकती है। किन मामलों में हो सकती है? इसका मतलब क्या हो गया? असद्भावपूर्ण का मतलब हो गया कि राष्ट्रपति ने क्या किया? राष्ट्रपति ने विचारपूर्ण पूरे विचार से, है ना, उन्होंने पूरा विचार कर लिया। उनको पता है कि मैं संतुष्ट हूँ, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। ठीक है, उन्होंने क्या किया? पूरे विचार के साथ उन्होंने, उनका पूरा दिमागी रूप से ठीक है, हर चीज़ से बिल्कुल ठीक है, एकदम फिट है। अब उन्होंने विचार किया। ठीक है, राष्ट्रपति ने पूरे विचार के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ क्या किया कि संसद को स्थगित कर दिया। संसद को स्थगित कर दिया या किसी एक सदन को स्थगित कर दिया। संसद के किसी एक सदन को स्थगित कर दिया। क्योंकि भाई हम पीछे पढ़ के क्या आ रहे हैं? संसद को स्थगित करने की शक्ति किसमें है? स्थगित कर सकते हैं ना संसद को, संसद के किसी सदन को। कौन? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति ने अपनी शक्ति का उपयोग किया और किसी एक सदन को स्थगित कर दिया, या फिर संसद को ही स्थगित कर दिया। अब स्थगित करके क्या हुआ कि अब जैसे कि हमने पहली कंडीशन देखी थी प्रयोग की, कि अगर कोई एक सदन सत्र में ना हो या फिर पूरा संसदीय सत्र में ना हो, स्थगित हो या विघटित हो, तब उस कंडीशन में क्या होगा? तब उस कंडीशन में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति ने असद्भाव के आधार पर क्या किया? उन्होंने सबसे पहले तो संसद को स्थगित कर दिया या संसद के किसी एक सदन को स्थगित कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया? अध्यादेश जारी किया। क्योंकि अब जब ये संसद सत्र में नहीं है या स्थगित है, तब वहाँ पे कोई भी कानून बनाने की शक्ति किसके पास हो जाती है? राष्ट्रपति के पास हो जाती है। तो मंत्रिमंडल की सलाह पर अब राष्ट्रपति ने क्या किया? एक अध्यादेश जारी कर दिया किसी कानून को बनाने के लिए। तो यहाँ पर असद्भाव के आधार पर क्या कहा गया? कूपर केस में एक प्रश्न चिन्ह लगाया गया असद्भाव। असद्भाव क्या मतलब क्या हो गया? असद्भाव का मतलब हो गया कि राष्ट्रपति ने पूरे विचार के साथ पहले संसद को स्थगित किया, फिर उसके बाद अध्यादेश जारी किया किसी भी ऐसे कानून को लाने के लिए जो असंवैधानिक हो सकता है या मूल अधिकारों का हनन कर रहा होता है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि असद्भाव,
जो असद्भाव का कंसेप्ट है वो लाया गया, असद्भाव के आधार पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया कूपर केस में, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे न्यायिक चुनौती के लिए कहा कि असद्भाव के आधार पर अध्यादेश को न्यायिक चुनौती दी जा सकती है, न्यायिक चुनौती दी जा सकती है। लेकिन ये भी जो है 38वें संविधान संशोधन में, देखिए याद रखिए 38वां संविधान संशोधन कई बार आ चुका है, जिन्होंने पिछली क्लासेस की हैं तो उनको अच्छे से पता है कि 38वां संविधान संशोधन किससे है, राष्ट्रपति को ही लेकर है, कि 38वें संविधान संशोधन और न्यायिक चुनौती को लेकर ही बात की गई है। तो 38वें संविधान संशोधन जो 1975 में आया, इसके द्वारा क्या कर दिया गया कि जो राष्ट्रपति की संतुष्टि है वो न्यायिक चुनौती के अंतर्गत नहीं आती है। लेकिन फिर 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, इसके अंतर्गत क्या कर दिया गया कि जो न्यायिक संतुष्टि है वो किसके अंतर्गत आएगी, न्यायिक चुनौती के अंतर्गत आएगी, न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आएगी। अगर राष्ट्रपति कोई अध्यादेश जारी करते हैं तो उस जो संतुष्टि दी है राष्ट्रपति ने, वो चेक करने के लिए कोर्ट के पास अधिकार है कि वह चेक कर सकता है, न्यायिक समीक्षा कर सकता है, ठीक है, असद्भाव के आधार पर वह न्यायिक समीक्षा कर सकता है। तो यहाँ पर आप बात केवल इसी चीज को मत रखिएगा कि ये विचार पूर्ण करके पहले संसद को स्थगित करके फिर अध्यादेश जारी कर दिया। यहाँ पर राष्ट्रपति की संतुष्टि मायने रखती है कि अगर राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि हमें इसकी जरूरत है और वो किसी तरीके का अध्यादेश जारी करते हैं सामान्य परिस्थितियों में भी, तो उस समय भी हम क्या कर सकते हैं, न्यायिक चुनौती दे सकते हैं इसे। और अगर असद्भाव के आधार पर भी क्या कर सकते हैं, न्यायिक चुनौती दे सकते हैं। मुख्य बात तो यही है कि जो राष्ट्रपति की संतुष्टि है वह असद्भाव के आधार पर प्रश्न चिन्ह पर रहेगी और असद्भाव के आधार पर न्यायिक चुनौती दी जा सकती है। असद्भाव मतलब राष्ट्रपति ने विचार पूर्ण करके क्या किया कि संसद को स्थगित किया और फिर उसके बाद जो है अध्यादेश जारी किया, ठीक है, क्लियर है। तो इस चीज को हम लेते हैं कि अध्यादेश जो है असद्भाव के आधार पर न्यायिक चुनौती उसको दी जा सकती है। तो इस प्रकार से संसद को स्थगित करके अध्यादेश जारी किया गया और न्यायिक चुनौती जो है दी जा सकती है किसको, अध्यादेश को, अगर वह असद्भाव के आधार के द्वारा जो है जारी किया जाता है। यानी किसी तरीके का ऐसा कानून जारी कर दिया गया है जो एक सही रास्ते से नहीं आ रहा है ना, ठीक तरीके से वो अध्यादेश जारी नहीं किया गया है, तब क्या होगा, उसे न्यायिक चुनौती दी जा सकती है और उसे खत्म भी किया जा सकता है, न्यायालय में कहा जा सकता है। तो ये 1970 में हुआ जो कूपर केस था, उस कूपर केस में इस चीज को बताया गया, असद्भाव को बताया गया। सीधी सी बात है, असद्भाव राष्ट्रपति के ने पूरी प्लानिंग करके विचार यानी कि मंत्रिमंडल प्लानिंग करके संसद को स्थगित किया और स्थगित करके या किसी एक सदन को स्थगित करके क्या किया कि राष्ट्रपति ने क्या किया कि अध्यादेश जारी कर दिया। तो यहाँ पर असद्भाव के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में, न्यायालय में इसे चुनौती दी जा सकती है, इस अध्यादेश को चुनौती दी जा सकती है। तो इस चीज को हम देखते हैं। इसके बाद अगर प्रयोग के आधार पर देखें तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से राष्ट्रपति प्रयोग तो कर ही सकते हैं अपने शक्तियों का, लेकिन उस पर क्या क्या सीमाएं जो है एक तरीके से आरोपित की गई है। तो अध्यादेश को आपने अभी तक 123 तक ही समझा होगा कि 123 में जारी किया जाता है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम आंतरिक पहलुओं को भी समझ लें तो हमें पूरी कहानी याद हो जाती है, चीज़ों को रटने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो अध्यादेश का प्रयोग होता है तो ये अध्यादेश वैसे ही काम करता है जैसे संसद के द्वारा जारी, यानी कि जिन मामलों पर या जिन विषयों पर संसद कानून बना सकती है ना, संसद जिन विषयों पर लॉ बना सकती है, कानून बना सकती है, उन विषयों को लेकर उन विषयों पर ही जो है अध्यादेश भी जारी किया जा सकता है, उन विषयों पर ही अध्यादेश जारी किया जा सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि संसद जिन विषयों पर कानून बनाएगी, लॉ बनाएगी, उन्हीं विषयों पर जो अध्यादेश जो है वो राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जा सकता है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को ये भी बताया है कि कोई भी जो कानून है, जो विधि है, वो संविधान या संवैधानिक रूप से यह कहा जाए कि उस पर हर एक संवैधानिक प्रतिबंध होता है, संवैधानिक प्रतिबंध होता है। तो इस पर भी संवैधानिक प्रतिबंध होता है, अध्यादेश पर भी एक संवैधानिक प्रतिबंध होता है। कैसे? जैसे कि मौलिक अधिकार है, कोई अध्यादेश ऐसा जारी किया जाता है जिसमें मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। क्या होता है? मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है या उसको कम किया जाता है, उसको समाप्त किया जाता है। तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? तब ऐसी स्थिति में
पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, इस अध्यादेश पर किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 32 में और हाई कोर्ट के द्वारा 226 में वो जारी किए जा सकते हैं, इसकी समीक्षा की जा सकती है। और क्यों की जा सकती है? क्योंकि अध्यादेश भी जो है वो विधि की परिभाषा के अंतर्गत आता है, विधि की परिभाषा के अंतर्गत। जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि विधि की परिभाषा जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। विधि की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? जो विधि की परिभाषा बताई गई है वह संविधान के किस अनुच्छेद में है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए, जल्दी से, ठीक है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग को आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और शुरुआत में जब मूल अधिकारों को पढ़ाया था तो मैंने इसका आंसर भी बताया था, आप लोगों को समझाया भी था। तो अनुच्छेद 13 आर्टिकल 13 इसलिए महत्वपूर्ण है, मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में और लोगों को सिखाइए कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, आप भी जानिए कि फंडामेंटल राइट्स क्या है। तो विधि की परिभाषा में अध्यादेश भी आता है, कोई आदेश आता है, कोई विधि कोई कानून जो पार्लियामेंट से पास हुआ है, तो वो सारी चीज़ें जो है क्या आ जाती है, विधि के परिभाषा में आती है। तो एक बार अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाइए, मूल अधिकार और अनुच्छेद 12 और 13 करके एक थंबनेल होगा, एक वीडियो होगी, एक क्लास होगी, उसको देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अध्यादेश भी क्या है? विधि है। अध्यादेश क्या है? एक विधि है। तो अध्यादेश जब एक विधि है तो यदि कोई विधि मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है तो उसे नल एंड वॉइड करने की पावर दी गई है, अनुच्छेद 13 में बताया गया है। और अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 32 को ये पावर मिलती है सुप्रीम कोर्ट को। और एक तरीके से कहा जाए तो हाई कोर्ट भी 5 प्रकार के रेटों का उपयोग करके जो 226 में है इसका संरक्षण कर सकता है। लेकिन मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट को देखा जाता है, क्योंकि अनुच्छेद 32 खुद में ही एक क्या है? मूल अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। रेमेडीज मतलब मल्लम पट्टी। अगर आपके मूल अधिकारों को कोई चोट लगती है तो उसकी मल्लम पट्टी करने के लिए कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। तो इस चीज़ को मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से फंडामेंटल राइट्स की जो टोटल क्लासें हुई हैं, सारी क्लासें हुई हैं, उन सब में बहुत अच्छे से समझाया है। तो अच्छे से देखिए, उन्हें पढ़िए और समझिए। तो यहाँ तक हम देखते हैं कि जो राष्ट्रपति का अध्यादेश है वो इन इस तरह से गुजरता है और आगे बढ़ता है। तो अवधि कितनी है होती है अध्यादेश की? अध्यादेश की अवधि होती है 6 माह की। अगर संसद का सत्र शुरू हो जाता है तो 6 हफ्ते तक उसकी अवधि रहती है, 6 हफ्ते में उसे मंजूरी देनी चाहिए, नहीं तो फिर वो खत्म हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम देखते हैं अध्यादेश के रूप में। अनुच्छेद कौन सा है अध्यादेश का? 123 अनुच्छेद है, आर्टिकल है। और इसको जारी कौन करता है? तो राष्ट्रपति जारी करता है। किसकी सलाह पर करता है? पीएम, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह पर करता है। इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। क्या न्यायिक चुनौती दी जा सकती है? हाँ, दी जा सकती है, न्यायिक चुनौती दी जा सकती है। किस आधार पर दी जा सकती है? असद्भाव के आधार पर दी जा सकती है, असद्भाव के आधार पर दी जा सकती है। और ये किस केस में कहा गया? कूपर केस में कहा गया। कूपर केस कब हुआ था? कूपर केस 1970 में हुआ था, ठीक है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपको कल की क्लास में देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए जो है पूरा राष्ट्रपति जो मैंने पढ़ाया है, उसके चुनाव से लेकर उसका महाभियोग, उसकी जो भी गतिविधि मैंने आप लोगों को पढ़ाई, आपातकाल, जो भी शक्तियाँ मैंने पढ़ाई हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं आप एक बार रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़िए जो भी नोट्स आपने बनाए हैं। फिर मिलेंगे कल जो हम क्वेश्चन आंसर करेंगे उस पर। तो यहाँ तक ही रहने देते हैं, फिर उसके बाद अगली क्लास हम देखेंगे उपराष्ट्रपति की, जो कि महत्वपूर्ण सेक्शन है हमारे संविधान का। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में प्रश्न उत्तर के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।